स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। 4 राज्यों पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में उपचुनाव के नतीजे भाजपा के लिए अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। बिहार में हुए उपचुनाव में भाजपा को 10 में से सिर्फ 4 सीटें मिली हैं, जबकि कर्नाटक में भी उसे 3 में से 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई है। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल को 1-1 सीट मिली है, जबकि मध्य प्रदेश में 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। 4 राज्यों पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभाओं की 18 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भाजपा के लिए मायूस करने वाले हैं। बिहार में भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ लालू और नीतीश का महागठबंधन कुल 10 सीटों में से 6 सीट जीतने में कामयाब रहा। यहां भाजपा को 4 सीटें मिली। पंजाब विधानसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 1 पर कांग्रेस जीती तो दूसरी पर सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल। पटियाला विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार परनीत कौर ने अकाली दल के उम्मीदवार भगवान दास जुनेजा को 23,200 मतों के अंतर से हरा दिया। तलवंडी साबो विधानसभा सीट पर अकाली दल के उम्मीदवार जीत मोहिंदर सिंह ने 46,600 मतों के अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के हरमिंदर सिंह जस्सी को हराया। 29 साल के लंबे अंतराल के बाद ये सीट अकाली दल के खाते में गई है। वहीं आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पटियाला विधानसभा क्षेत्र में आप की जमानत जब्त हो गई। तलवंडी साबो में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस को 1 तो भाजपा को 2 सीट मिली। मध्य प्रदेश में जिन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से 1 पर कांग्रेस तो 2 पर भाजपा का कब्जा था। कर्नाटक में भी 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा हुआ, यहाँ उसे 2 सीटें हासिल हुई। भाजपा को कर्नाटक में 1 सीट मिली। भाजपा के कब्जे वाली बेल्लारी ग्रामीण सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार NY गोपालकृष्ण 33,104 वोटों से चुनाव जीत गए। तो क्या कहते हैं 4 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे, जानेंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे आज के मेहमानों से। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर रौनकी राम जी, जो कि राजनीतिक मामलों के जानकार है। हमारे साथ है अजय शुक्ला जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ है तरुण भंडारी जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही राजेश गौड़ जी है, भाजपा के नेता। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। रौनकी राम जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप आज के जो बाईपोल्स रिजल्ट हैं उनको किस तरह से देखते हैं? क्या मोदी का मैजिक 3 महीने में ही खत्म हो गया है? देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भारत में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक बात अब काफ़ी समय से तय हो गई है जी, कि जिस तरह की लोकसभा का चुनाव होता है वो ट्रेंड विधानसभा के चुनाव में अक्सर देखने को नहीं मिलता है जी। और ये भी जो बाई इलेक्शन हुआ है 4 स्टेट्स में, जहाँ पर भी ऐसा मिला है। इसमें 18 सीटें थी 4 स्टेट्स में, और उसमें से 10 कांग्रेस, उसके अलाइज, और 7 बीजेपी और 1 उनके अलाई अकाली दल को मिली है जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पंजाब में, जहां पर एक ही मात्र स्टेट था पूरे भारत में जहां पर आम आदमी पार्टी को लोकसभा में अच्छा रिस्पांस मिला था, 4 सीटें मिली थी, क्योंकि ये 13 सीटों में 4 सीटें मिलनी बहुत अहम मानी जाती थी जी जी। लेकिन अब एक पटियाला में जो बाई इलेक्शन हुआ है वहाँ पर तो उनकी डिपॉजिट जो था वो जब्त हुई है और दूसरे तलवंडी साबो में भी बड़ी जो डिफीट बड़ी हुई है। इससे एक बात ये लगी है कि जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान उसके ऑलमोस्ट विपरीत आ रहे हैं जी। ये बात अलग है कि 18 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को मिली है। 10 और 18 का ज़्यादा, जो 10 और 8 का ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन पूरे भारत में उनकी जो सीट थी वो सुकड़ कर 40-43 तक रह गई जी। जैसे कर्नाटक में वो हारे हैं, कर्नाटक में एक बड़ी सीट मानी जा रही थी, वो हार गए हैं वो। बिल्कुल जी। कर्नाटक में प्रेसिडेंट जो CM है उनका लड़का इस सीट में जीते हैं, अच्छा जो उनका, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इवन मध्य प्रदेश में भी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है जी भारतीय जनता पार्टी को जी, वहाँ पर भी 1 सीट गवाई है उन्होंने। शुक्ला साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है ये जो बाईपोल के रिजल्ट्स आए हैं ये वाकई कह रहे हैं कि मोदी का जो मैजिक था वो अब खत्म हो गया? 3 महीने में जो परफॉर्मेंस हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ये नतीजे बता रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह से हम बड़ी जल्दी से एक छोटे से उपचुनाव से किसी चीज़ की समीक्षा पे, निष्कर्ष पे पहुंच जाए। हमें इसमें सबसे देखने की ज़रूरत है कि टोटल सीट्स भाजपा के पास थी कितनी
जी जी। यदि आप टोटल सीट्स पे जाते हैं तो उस स्थिति में कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पर बिहार की बात करें जहां 6 सीटें, मैं इसीलिए वहीं आ रहा हूँ जी। बिहार में एक महागठबंधन बना था, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश। आपको यदि याद हो तो कांग्रेस और लालू का तो अलायंस काफी समय से चल रहा है, लेकिन नीतीश बिल्कुल अलग होते थे और नीतीश भाजपा के साथ होते थे। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश अलग थे, लालू अलग थे, और लालू और कांग्रेस एक साथ थे। अब की बार स्थिति ये इस विधानसभा चुनाव में ये हुई कि तीनों एक साथ हैं। इससे एक संदेश जाता है कि सारी पार्टियां मिल करके अकेले लड़ेंगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गेनर होंगी, लेकिन यदि उनके वोट कहीं बंटते हैं और अपनी अपनी इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और उस पे करते हैं तो उस स्थिति में किसी का कोई बहुत बड़ा जनाधार की स्थिति है ऐसी बात नहीं। यानी हम कहेंगे कि बिहार में कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि फायदा नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन जो ये रणनीति अब एक नई चली है महागठबंधन की, यदि ये चली जाएगी तो निश्चित रूप से फायदा होगा। और आगे मुझे लगता है कि जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने हैं तो कांग्रेस को भी इस मामले में सीख लेनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी सीख लेनी चाहिए। चुनाव उनके लिए बहुत ज्यादा सीख लेने वाले हैं कि यदि वो इस तरह से कोई स्ट्रेटेजिकल चुनाव लड़ेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं। भंडारी साहब, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाने वाला है, आप क्या इस रिजल्ट्स को किस तरह से आंक रहे हैं कि क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पहले से ही बहुत कमजोर स्थिति में है और माना जा रहा है कि एंटी इनकमेंसी बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि ये जो चुनावी नतीजे वो कांग्रेस को मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि जो 3.5 महीने पहले जो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अच्छे दिन लाने का वादा किया था लोगों के साथ, वो 3.5 महीने में लोगों को पता चल गया कि अच्छे दिन नहीं आए। तो आप रिलेट कर रहे हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट? बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि यंग जनरेशन जो 18 से 30 साल के लोग थे, मेरे कई युवाओं से बात होती है, उन लोगों ने बड़े मन से वोट डाला उन लोगों को। और आप देखिए बैठते सारी डीजल के दाम बढ़े, रेलवे का किराया बढ़ा, कितनी महंगाई होगी। 2 मुद्दों पे नरेंद्र मोदी ने स्पीच रखी अपनी, आप कहीं पे भी जाइए उनकी स्पीच यही होती थी कि जो सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती वो दिल्ली में रहनी चाहिए। आगे से आवाज आती थी नहीं। और दूसरी वो भ्रष्टाचार पे बोलते थे। आज आप देखिए महंगाई कहां से कहां चली गई। 10 साल में जो रेल किराया कांग्रेस की गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया, उन्होंने 3 महीने में बढ़ा के दिखा दिया वो। और टमाटर के दाम तो आज वो कह रहे थे डॉलर के दाम हम घटा देंगे, उन्होंने बिल्कुल घटा दिए क्योंकि टमाटर से डॉलर के दाम कम हो गए। बिल्कुल उन्होंने ये वादा तो अपना पूरा किया। तो इसलिए लोगों ने ये चीज देख ली थी। आज बिहार में शुक्ला जी कह रहे थे कि 6 में से 4 सीट है, 6 में से नहीं, लोकसभा के चुनाव में वो 8 सीट पे जीते थे वहां और 4 पे रह गए। 50% लोगों ने सीट उनकी कम हुई है बिहार में। और जहां पे 31 सीट उनकी आई थी, आज आप यूपी में भी चले जाएं, जिन लोगों से भी आप बात करेंगे, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिनके कारण लोगों ने वोट पाई थी। उनको कंट्रोल करने की बजाय वो उन्होंने और बढ़ा दी, जो कि सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये महंगाई कंट्रोल करके रखी हुई थी, इन्होंने 3 महीने में इनके सरकार से कंट्रोल। यानी आपको लगता है कि हरियाणा में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है जी। आप ये मान के चलें जो ये 7 सीटों पे खुश हो रहे थे, ऐसे ही वे 31 सीटों पे बिहार में भी खुश हो रहे थे। यहाँ इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। और इनके सबसे बड़े लीडर सुधा यादव जी ने परसों बयान दिया कि कांग्रेस के कबाड़ जो इकट्ठा कर रहे हैं उससे सरकार नहीं बन पाएगी। इनके बड़े लीडर हमारे कांग्रेस के जो लोग गए उनको कबाड़ बता रहे हैं। और आज भी राव इंद्रजीत सिंह का बयान आया है कि जो 2 बार हार चुके हों उनको टिकट नहीं देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो 4 सीटिंग है उनके अलावा तो इनके किसी बड़े लीडर को टिकट ही नहीं। 5 बार चुनाव हार चुके हैं। रामविलास शर्मा जी जो इनके अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हार चुके हैं। गणेश लाल जी देख लीजिए, इनको तो जीतते हुए चुनाव कई वर्षों हो गए। तो इसलिए इनके सब लोगों का टिकट काट देने चाहिए। और राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है, जिस तरह से सभी ये माने कि मोदी का मैजिक नहीं चला इन बाई पोल्स में बिल्कुल और भाजपा को मायूसी हाथ लगी है, क्या भाजपा वाकई ये मानती है कि मोदी का मैजिक इन बाई पोल्स में नहीं चला है? देखिए, अगर जैसे तरुण जी बता रहे थे कि बिहार के अंदर जो बात रही कि 10 में से हमने 4 सीटें जीती हैं, देखिए वो महागठबंधन था, एक अपवित्र गठबंधन। आज वो मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है, ना लालू जी हैं और अगर आप देखें ना नीतीश जी को है। ये वैसे बोल रहे हैं कि फ्यूचर में हम जब हमारी स्ट्रैटेजी कुछ और होगी। रहा हरियाणा की बात,
हरियाणा में आज से कुछ 3-4 महीने पहले यही बात क्या करते थे कांग्रेसी कि भाई हरियाणा में एक सीट भी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपने पुत्र की सीट बचा के अलावा कोई सीट नहीं बचा पाए, और 9.5 साल के अंदर इन्होंने नंबर 1 हरियाणा का ऐसा नारा दिया कि बड़े ही काबिले तारीफ है नारा नंबर 1 हरियाणा, मैं मानता हूं। लेकिन इसमें कि एससी जो बोर्ड के चेयरमैन थे राजकुमार वेरका जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पानी पे, तो उन्होंने बोला 11,000 दलितों के जो मुद्दे निलंबित पड़े हैं उसमें नंबर 1 हरियाणा है। दूसरा, इन्होंने बोला जय गणेशन की रिपोर्ट आई जो केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि हरियाणा के अंदर 50% जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं तो 50% फेल हो गए, इसमें नंबर 1 हरियाणा है। और ये 9.5 साल के इस पूरे काल में बात करते हैं कि हमने विकास किया, कहाँ कैसा किसका का विकास किया, क्षेत्रवाद का विकास किया। सिर्फ अगर पंचकुला के अंदर भी अगर छोटी नौकरी चाहिए। राजेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि बाईपोल्स के रिजल्ट्स ये कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक तो नहीं चला स्टेट्स में, कैसे चलेगा हरियाणा में? देखिए कुछ हद तक मैं मानता हूँ कि जो हम हारे वो सही बात है, हमें अपनी असफलता भी स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन उसका कारण आप ये देखिए ना, जहां पर भाजपा की सरकार है वहां भाजपा ने 2 सीटें ज्यादा ली है, जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है तो वहां पर 1 सीट जीती है, 2 हारे। तो मेरा कहने का मतलब है कि विधानसभा में और लोकसभा दोनों में फर्क है। ठीक है, लेकिन और आप ये देख लीजिएगा आने वाले समय में कांग्रेस की क्या हालत होगी, अभी पता चल जाएगा अगले चुनाव में। ये वही लोग हैं पॉइंट पे एक बात जो वही गॉड साहब को एक बात तो मानी इन्होंने कि 50% बच्चे पास हुए, 50 फेल हो गए जी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आप जब आपकी सरकार होती थी चौधरी बंसीलाल जी के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ 4% रिजल्ट आता था। और आज मैं आपको बड़ा ही धन्यवाद करता हूँ कि आप टीवी चैनल पे ये मान रहे हो कि 50%, 46% लोगों को तो हमने पास होने पे बढ़ावा दिया है। और जो स्कूलों में, आप भी पंचकूला के रहने वाले हो, मोरनी में जाते थे, कभी टीचर दिखाई नहीं देते थे, आज उन गांवों में भी टीचर होते हैं। आप ये मानिए। और दूसरी बात, आप वादों की बात करते हो, स्कूलों में टीचर ही नहीं है। आपका परसों का दैनिक भास्कर उठाइए 29 स्कूलों में। फिर साहब आपसे जानना चाहिए कि पंजाब में जो एक का आया है बैलेंस रिजल्ट, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अकाली दल बादल को तलवंडी साबो की सीट मिली है 29 सालों के बाद, क्या ये अकाली दल बादल या भाजपा गठबंधन सरकार का परफॉर्मेंस है जो ये जीत दिला गया है? क्योंकि पटियाला सीट तो पहले से ही कांग्रेस की का गढ़ मानी जाती है। देखिए, जे सीट भी जो तलवंडी साबो की है उसके जीत महेंद्र सिद्धू जी जो जीते हैं वो कांग्रेस के एमएलए थे, वो कांग्रेस को छोड़कर जहाँ आए थे वो एमएलए क्यों किया था, वहाँ पर उनका एक अपना भी होल्ड है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पार्टी का रोल तो होता ही है, पर कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर कैंडिडेट का अपना ही बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लोगों का उनके साथ राब्ता, उनके काम में उनका विश्वास, वो सब होता है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको छोड़कर वो ये है कि पंजाब के वाई इलेक्शन में 2 सीटों पे, एक पे कांग्रेस एक पे अकाली दल आई है। अब ये माना जाता था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पंजाब में ये पहली बार भारत में हुआ है कि एक सरकार 5 साल पूरे करने के बाद फिर दोबारा 5 साल लेके आई। जी बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये कहीं भी ऐसा नहीं हुआ था। अब इस समय भी ये जो पटियाला की कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि प्रदीप कौर का वहाँ से आम आदमी पार्टी से हारना और लोकसभा चुनाव हार के फिर विधानसभा का लेना, ये एक इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग समीकरण है, इसको समझना होगा। लेकिन ये साथ साथ जो और भी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अकाली दल और ये भाजपा की जो अलायंस है इसमें ज्यादा तो अकाली दल है, उसका ये लोगों पे है कि ये अब पंथक एजेंडे से हटकर डेवलपमेंट एजेंडे की तरफ जो बात हो रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब है लोगों में इस बात का विश्वास है कि देखिए भी कैसा भी हो जैसा भी हो एक बढ़ रही है। ये ट्रेंड जो है अपने आप में इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने, शुक्ला साहब ये बताया कि तलवंडी साबो का जिस तरह से उन्होंने नमूना किया कि एमएलए थे, काफी उनका अपना होल्ड था, इसलिए वो पार्टी छोड़ के अगर अपोजिशन पार्टी में भी गए तो भी फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने 40,000 समथिंग से वहां पर जीत हासिल की। क्या इसी तरह के नतीजे, क्योंकि कांग्रेस भी हरियाणा में बिखराव का सामना कर रही, क्या इस तरह के नतीजे हरियाणा में भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, पहले तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि व्यक्ति विशेष का अपना एक वजूद होता है
और जो वजूद होता है इसका आपको उदाहरण पहला तो आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं कि हरियाणा में क्या नाम है, हुड्डा साहब के परिवार का असर आप देख चुके हैं और चीजें देख चुके हैं। तो जहां पर है व्यक्ति विशेष का प्रभाव है वो होता है नंबर 1। तो निश्चित रूप से हरियाणा में उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट और कहीं ना कहीं नुकसान दोनों चीजें देखने को आपको मिलेंगी। लेकिन आप एक चीज़ जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इस चुनाव में मैं जो देखता हूं, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा, आपने सवाल में नहीं किया है, कि आप एक चीज़ देखिए, ये सब वही दल हैं जो कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके पैदा हुए थे। चाहे लालू प्रसाद यादव की नेतागिरी हो या नीतीश यादव की, नीतीश कुमार की नेतागिरी हो या और दूसरे भी जितने भी हैं, सारे लोग कांग्रेस को गाली देते थे और नेता बन गए, राजनीति में आ गए, सत्ता पा गए, सब कुछ पा गए। आज उसी कांग्रेस का दामन थामते घूम रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो और ये समझने की जरूरत है कि अब मैं इसी में हरियाणा परिप्रेक्ष्य में आता हूँ, ये समझने की जरूरत है जिस तरीके से तमाम सारे लोग यहाँ पर अब कांग्रेस को गाली दे के इधर उधर छिटक रहे हैं, बेसिकली किसी पुण्य आत्मा के लिए, पुण्य कार्य के लिए नहीं छिटक रहे हैं। जो एक चीज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी आज ही मौता कही है कि मलाई खाने के लोग आदि हैं, और उस चक्कर में मैं इस बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं सत्ता का, क्योंकि वो लोक हित के दृष्टिकोण से नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं सत्ता के और स्वार्थ के उसमें। मैं एक आध लोगों को कह सकता हूँ जो इससे बाहर रहे हैं, मैं इसमें कोट करता हूँ विनोद शर्मा को, क्योंकि विनोद शर्मा इस हैसियत में थे कि सरकार चला रहे थे। एक सही अर्थों में कहा जाए, मुझसे सहमत होंगे भंडारी साहब, कि विनोद शर्मा असल में एक सीएम की तरह से काम कर रहे थे, लेकिन वो छोड़ गए। अब क्या वजह रही उस पर बहुत ज़्यादा मैं चर्चा करने के बजाय, क्योंकि उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि वो उस मलाई को छोड़ के गए थे, और उस समय तक भाजपा इतनी अच्छी वो कर जाएगी उन्हें नहीं होता, या किसी को नहीं था। तो मैं क्या, उनको छोड़ के बाकी जितने लीडर हैं जो गए हैं वो सब हाशिए पे थे। और जो लोग इस वक्त जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सारे हाशिए पे थे, किसी की कांग्रेस में औकात नहीं थी, सही अर्थों में कहेंगे। और सारे जो है इस बात के लिए परेशान होते थे और बार शिकायत करते थे कि हुड्डा साहब हमारी सुनते नहीं है, हमारी करते नहीं, वो अपने हिसाब से होता है, ये होता है, वो होता है। भंडारी साहब थोड़े से में जाना चाहेंगे क्योंकि वक्त आज बहुत कम मिल रहा है हमें चर्चा के लिए, क्यों कांग्रेस इतने ज्यादा खुश हो रही है? क्योंकि वो तो बिहार में महागठबंधन के जरिए वो सीट हासिल कर पाई है, कर्नाटक में भी उसे उतनी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी अभी भी वहां पर है, मध्य प्रदेश में भी 2 सीटें अभी भी बीजेपी के पास है। वो क्लीन स्वीप जैसा तो नहीं हुआ 3 महीने में, आप बोल रहे हैं कि मोदी का बिखरा। आप देखिए पहले उत्तराखंड के रिजल्ट आप देखिए, 3 की 3 सीट हम जीते हैं, जिसमें कि इनकी 2 सीट इनकी खुद की थी, तीनों सीटों पे ये लोकसभा चुनाव में जीते थे। और आप कर्नाटका में चले जाइए, कर्नाटका में हमारी सीट, मध्य प्रदेश में आप ये कहते थे हम 3 की 3 सीटें जीतेंगे, वहां भी 1 सीट हम जीते। ये कांग्रेस के लिए फायदे की बात है और आशा की किरण, जो लोगों को एक माहौल एंटी लग रहा था कांग्रेस के, और हरियाणा में इतने ऐतिहासिक, हाँ हरियाणा में इतने ऐतिहासिक काम हुए हैं, कल की रैली के भी आप काम आज कैबिनेट में पास इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, इतने ऐतिहासिक काम है, जनता खुश है और आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का। राजेश जी माफ कीजिएगा क्योंकि समय आज पूरा नहीं मिल पाया चर्चा के लिए। बिहार और कर्नाटक भाजपा के लिए बड़ी मायूसी का कारण जरूर है, मध्य प्रदेश और पंजाब में फिर भी भाजपा को थोड़ा मुस्कुराने का मौका जनता ने दिया है, लेकिन पार्टी को ये सोचना होगा कि जिस तेजी से वो लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़कर केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी, कहीं उतनी ही तेजी से उसकी लोकप्रियता का ग्राफ न गिर जाए। फिलहाल प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।